तो कल यहाँ पे देखे थे प्रतिरोधकता के बारे में, है ना। तो प्रतिरोधकता समझ में आ गया था, है ना, इसको नोट कर लिए थे आप लोग सब। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। तो फर्स्ट उसमें लिखिए क्वेश्चन, एक वायर का रेजिस्टेंस, एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम है। तो सेम मटेरियल के दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जिसकी लंबाई दुगनी और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आए कि कोई एक वायर है यहाँ पे, ये इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी लंबाई है यहाँ पे L1 और इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे है 8 A1। इसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, ये A1। अब ये दूसरा वायर है, और जो ये दूसरा वायर है, इस वायर की जो लंबाई है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इस वायर की जो लंबाई है पहले वाले वायर की लंबाई का कितना है, दुगना है। इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वायर के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखना है कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस, पुराना प्रतिरोध, गुणित लंबाई में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया। तो इससे हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, लेंथ को कितना चेंज किया गया है यहाँ पे, डबल, एरिया को कितना चेंज किया गया है, हाफ। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये 16 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक वायर का रेजिस्टेंस R ओम है, R ओम है। समान पदार्थ के दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, समान पदार्थ के दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आधी है और लंबाई समान है, जिसकी त्रिज्या आधी है और लंबाई समान है। तो त्रिज्या आधी रहेगी और लंबाई यहाँ पे समान रहेगी। ठीक, तो समझ में आ गया कितना है आंसर,
4 टाइम्स आया। तो यहाँ पे नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस चेंज इन लेंथ बटा चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे लंबाई को क्या बोल रहा है, सेम है, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एरिया में परिवर्तन आएगा। पहले का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, त्रिज्या को क्या कर रहा है, आधा, तो आधे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब जो इसका नया एरिया होगा वो पहले वाले एरिया का 1/4 होगा। तो इसको लिखेंगे कि पुराना रेजिस्टेंस कितना है, आर, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही रखेंगे वहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे, 4 गुना हो जाएगा। तो नया जो रेजिस्टेंस है पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखिए, एक चालक तार, एक चालक तार की लंबाई 1600 मीटर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.8 mm² तथा प्रतिरोधकता 0.02 माइक्रो ओम मीटर है। तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। कितना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो R इजल टू क्या होता है, रो L/A। तो क्या दिया हुआ है आपको, प्रतिरोधकता दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई है। तो रो की वैल्यू, इसका क्या सूत्र, इसका वो क्या होता है, बीमा क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है। ये ओम मीटर है, इसको यूज करना है, तो माइक्रो को लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 0.02 माइक्रो, यानी क्या हो गया, 10⁻⁻⁻⁶। ठीक, अब लंबाई आपको दी हुई है, किसमें दी हुई है, मीटर में, कितना मीटर है, तो मैंने आपको बताया एसआई यूनिट में ही रखना है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर है, ओम मीटर में रखना है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर में रखना है। क्षेत्रफल की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, mm²। mm² का मतलब क्या होता है, 0.8 mm गुणित 1 mm। mm गुणित mm क्या हुआ होगा, mm² हुआ होगा। तो इसको किस में परिवर्तित करोगे, मीटर में। मीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग दोगे, इसको भी मीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग दोगे, यानी स्क्वायर है तो 2 बार 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 0.8 बटा क्या होगा, 10⁶। क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब क्या बन जाएगा ये, मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट में ही रखना है, तो इसको आप रखोगे यहाँ पे 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 16 दूनी 32, और 32 होगा तो 320 बटा क्या होगा, 8। तो 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। तो क्वेश्चन बताने का मतलब क्या था, कि आपको सभी को एसआई यूनिट में रखना है, एसआई इकाई में रखना है।
लंबाई को मीटर में रखना है, प्रतिरोधकता को ओम मीटर में रखना है, माइक्रो दिया है तो माइक्रो रखना है 10⁻⁻⁶, और यदि क्षेत्रफल mm स्क्वायर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करना है। यदि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो भी मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करते, यदि सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो क्या करते, 100 से भाग देते, है ना, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, 1000 mm होता है इसलिए 1000 से भाग दिए। ठीक है, समझ में आया रोहित? तो नोट कर लिए इसको। अब यहाँ पे जो एक ओम है, एक इंटरनेशनल ओम, उसको कैसे परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम, तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम किसको परिभाषित किया गया है यहाँ पे, तो यदि हम देखेंगे कि एक मरकरी का क्या लेंगे, पारे का क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे, तो ये क्या है, पारे का स्तंभ है। अब इस पारे के स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 106.3 सेंटीमीटर, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 14.4521 ग्राम। तो इतना ग्राम इसका द्रव्यमान है और इतना इसकी लंबाई है, और 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय ओम उसको बोलते हैं। ठीक, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा 106.3 सेंटीमीटर लंबे, 106.3 सेंटीमीटर लंबे व 14.4521 ग्राम द्रव्यमान, 14.4521 ग्राम द्रव्यमान वाले पारे के स्तंभ से 0 डिग्री सेल्सियस पर धारा, ऐसे लिखिए, से 0 डिग्री सेल्सियस पे अपरिवर्तित धारा, अनवेरिंग करंट, अपरिवर्तित धारा प्रवाहित करने पर इसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1, एक, ऐसे लिखे, इसका प्रतिरोध एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाता है, इसका प्रतिरोध एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाता है। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय जो ओम है कितने निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक अंतरराष्ट्रीय जो ओम है वो 1.0049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। ठीक, तो यदि बोलेगा एक अंतरराष्ट्रीय ओम किसके बराबर होता है, तो इतने निरपेक्ष ओम, निरपेक्ष ओम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ओम के इक्वल होता है। तो 1 इंटरनेशनल ओम इज इक्वल टू होता है 1.0049 एब्सोल्यूट ओम होता है। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे किसी तार को खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है या गलाकर दोबारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कोई तार है ये, और इस तार को हम खींचते हैं, तो खींचते हैं तो खींचने पे क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा।
लेकिन इसके जो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आयतन स्थिर रहेगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो बोलेगा तो खींच रहे हैं या बोल रहा है गलाकर दोबारा बना रहे हैं, तो उस स्थिति में उसका आयतन कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो उस समय प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपको बोला गया कि R ओम प्रतिरोध के तार को खींचने पर, को खींचने या गलाकर दोबारा बनाने से उसकी लंबाई n गुना परिवर्तित हो जाती है या बढ़ जाती है। तो उसका नया प्रतिरोध n स्क्वायर R होता है। ठीक है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे n स्क्वायर R हो जाता है, जहाँ पे n क्या है, तो n है लंबाई में परिवर्तन, और R क्या है, तो R है प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट के एग्जाम्पल, उदाहरण, उसमें लिखिए 16 ओम प्रतिरोध, 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को गलाकर दोबारा बनाने से उसकी लंबाई आधी रह जाती है। तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समझ में आया? तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, आधा। तो यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे, आधा, आधे का वर्ग हो जाएगा। पुराना प्रतिरोध कितना है, 16 है, तो 16/4, तो कितना ओम प्रतिरोध हो जाएगा उसका, 4 ओम हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से बोलता कि जो ये तार है इसको खींचने या गलाकर क्या कर रहे हैं, दोबारा बनाने हैं, से उसकी जो त्रिज्या है वो n गुना परिवर्तित हो जाती है। तो R ओम प्रतिरोध के तार को गलाकर दोबारा बनाने से, ठीक, उसकी त्रिज्या बोलेगा या व्यास बोलेगा n गुना परिवर्तित होती है। तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा,
तो उसका जो नया प्रतिरोध है वो होगा R बटा N की घात 4। तो R बटा N की घात 4 उसका नया प्रतिरोध हो जाता है। तो N यहाँ पे क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन। तो N का मतलब है यहाँ पे त्रिज्या में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें नोट करिए एग्जाम्पल। इसमें लिखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 10 ओम प्रतिरोध के तार को गलाकर दोबारा बनाने से उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है। उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा, पुराना प्रतिरोध, त्रिज्या कितनी हो गई है, आधी, आधे की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 16। तो 160 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो 160 ओम इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो उसी में अगला क्वेश्चन लिखिए। उसमें लिखिए 20 सेंटीमीटर लंबे तार 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, तो अभी जो पढ़े वही क्वेश्चन है कि जो वायर है इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। इसको खींचेंगे, तो जब इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है, 40 सेंटीमीटर हो गई है। तो इसका जो प्रतिरोध है वो निकालना है। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, डबल हो गई। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो एन स्क्वायर यानी डबल का स्क्वायर, आर कितना था उसका 5। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणित 5, 20 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। वायर को उसकी वास्तविक लंबाई का 1/10, उसकी वास्तविक लंबाई का 1/10वां भाग
खींचने पर उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। खींचने पर तो क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक ये वायर है और इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे है L, और इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 ओम है। इसकी लंबाई का 1/10वां भाग खींच रहे हैं, तो लंबाई का 1/10वां भाग खींचे हो, ठीक। अब ये इसकी लंबाई इतनी हो गई, तो इसकी जो लंबाई में परिवर्तन आ रहा है वो लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा, पहले की लंबाई प्लस अब जो लंबाई है, लंबाई में कितनी वृद्धि होगी 1/10 यानी 0.1 L हो जाएगी। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी 1.1 L हो गई, ठीक। तो इसका जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा n² गुणित R। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है 1.1, 1.1 गुना हो रही है पहले से, तो उसका गुणित स्क्वायर कर देंगे और पुराना प्रतिरोध है 10, तो जाएगा 1.21, ठीक है 121, और गुणित क्या हो जाएगा 10, तो 12.1 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी वायर को खींचने पर उसकी लंबाई 1% बढ़ जाती है। तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो नया प्रतिरोध है खींचने पे किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई में वृद्धि के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जहां भी वर्ग है, तो यदि आप क्या कर रहे हो 2% वृद्धि कर रहे हो तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है 4, तो 1% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 2%, 2% वृद्धि करोगे तो कितना होगा 4%, 4% वृद्धि करोगे तो कितना होगा 8%, ठीक है। तो जहां भी वर्ग है और प्रतिशत में परिवर्तन है तो वहां पे कितना होता है स्क्वायर में डबल हो जाती है उसकी वैल्यू, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे एक होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, चालन या संवहन उसको बोलते हैं। तो कंडक्टेंस जो है इसको जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से, या फिर इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो कंडक्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह को अनुमति देता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं से धारा को प्रवाहित होने देता है, धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं से धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसका कंडक्टेंस कहलाता है।
तो उसका जो है ये कंडक्टेंस कहलाता है। अब इसकी जो इकाई है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस की इकाई का उल्टा होती है। तो हम बोलेंगे कि जो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, उल्टा या व्युत्क्रम बोल सकते हो। तो जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो इसकी इकाई भी क्या होती है, रेजिस्टेंस की इकाई का उल्टा होती है। तो इसकी इकाई, ठीक है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम। ओम को उल्टा करके लिखेंगे तो MHO लिखोगे, मोह। तो इसकी जो इकाई है वो होती है मोह, मोह, या बोलेंगे सीमेंस। तो कंडक्टेंस की जो इकाई है वो होगी मोह या सीमेंस। ठीक, तो याद रखिएगा कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, यहाँ पे ये उल्टा होता है। तो इसका सूत्र, रेजिस्टेंस के सूत्र को उल्टा करके लिखोगे तो 1/ρ इंटू एल बाई क्या लिखोगे, ए की जगह A/L लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पे 1 बटा जो रो है इसको सिग्मा से रिप्लेस करते हैं, तो ये सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस ये कंडक्टेंस का सूत्र बन जाता है। तो कंडक्टेंस जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उससे ज्यादा धारा जाएगी, उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने पे कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इस सूत्र से आप पता कर सकते हो कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो कंडक्टेंस घटेगा। अभी जो सिग्मा है इस सिग्मा को यहाँ पे बोलते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता इसको बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो ये किसके बदले आया है, 1/ρ के बदले आया है। तो हम बोलेंगे कि जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है और जो कंडक्टिविटी है ये रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। ठीक, नोट कर लिए। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी की इकाई कैसे निकालेंगे, तो जो सूत्र है इसी से निकाल सकते हो कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस गुणित लंबाई बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मोह होगा, ये क्या होगा, मीटर होगा, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे मोह पर मीटर यहाँ पे बचेगा। तो मोह पर मीटर या बोलेंगे सीमेंस पर मीटर। तो इसकी जो इकाई होती है वो मोह पर मीटर या फिर सीमेंस पर मीटर होती है। ठीक, तो इकाई सबकी आपको याद रखनी है, इकाई भी आती है एग्जाम में, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखेंगे प्रतिरोध जो होता है इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है।
तो जैसे हम देते हैं कि शुद्ध धातुएं होती हैं, शुद्ध धातुएं और मिश्र धातुएं, इनका तापक्रम बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है। तो इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक उसको बोलते हैं। ठीक, तो पहले उसमें हेडिंग डालिए धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या है कि तापक्रम वृद्धि पर प्रतिरोध वृद्धि। ठीक, तो तापक्रम वृद्धि पर प्रतिरोध वृद्धि, तो यदि हम तापक्रम को बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसको बोलते हैं पीटीसी। पीटीसी, पीटी है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा पीटीसी यदि लिखा हुआ है तो क्या है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो याद रहेगा तापक्रम वृद्धि प्रतिरोध वृद्धि का मतलब क्या है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक, तो ये किसका होता है, तो जैसे कि शुद्ध धातु होती हैं, शुद्ध धातु व मिश्र धातु, यानी कि प्योर मेटल एंड एलॉयज। तो जो प्योर मेटल एलॉयज होते हैं उनका कैसा होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो प्योर मेटल एंड एलॉयज, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक रहेगा। दूसरा याद रखना है आपको, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी। तो एनटीसी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एनटीसी का मतलब है तापक्रम वृद्धि के साथ प्रतिरोध में कमी। तापक्रम वृद्धि पर प्रतिरोध में कमी। तो तापक्रम वृद्धि कर रहे हैं, तापक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण जो प्रतिरोध है वो घट रहा है। तो तापक्रम वृद्धि पे प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या बोलेंगे, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा है, यहाँ पे ऋणात्मक है। तो जो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये किसका होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक किसका होता है। तो जैसे कि अर्धचालक, तो अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघटीय, इलेक्ट्रोलाइट, तो विद्युत अपघट्य यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इनका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके अलावा कुचालक यानी इंसुलेटर, कुचालक यानी इंसुलेटर, थर्मिस्टर को थर्मिस्टर ही बोलते हैं। ठीक, तो अर्धचालक है, विद्युत अपघट्य है, कुचालक है, कार्बन है। तो कार्बन का भी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इन सब में ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद में होता है शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक। शून्य या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, तो इसमें मतलब होता है तापक्रम परिवर्तन,
पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक, तो यदि हम तापक्रम को बढ़ा रहे हैं या तापक्रम को घटा रहे हैं, तो तापक्रम को क्या कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, लेकिन इसका जो प्रतिरोध है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर बहुत ही कम परिवर्तन होगा। बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, नगण्य या निम्न। ठीक है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो शून्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि यूरेका होता है, यूरेका का ही दूसरा नाम है कंस्टेंटन, और दूसरा होता है यहाँ पे मैंगनीज। तो इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा होता है, यहाँ पे शून्य या नगण्य यहाँ पे होता है। तो यूरेका या कंस्टेंटन दोनों एक है। तो ये जो है कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, ये जो है कॉपर निकल और मैंगनीज की मिश्र धातु। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्र धातु होती हैं जिनका प्रयोग किस में करते हैं, यंत्रों में, विद्युत यंत्र जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि विद्युत यंत्रों में इनका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। इतना समझ में आया सबको? तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब इसके बाद में एक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो हेडिंग डालिए ताप गुणांक सिर्फ डाल दो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ताप गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कोई ठीक चालक तार है और उस चालक तार का जो प्रतिरोध है 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, उसका प्रतिरोध कितना है, R0, और उसके तापक्रम में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो तापक्रम वृद्धि करने पर यदि धातु है, ठीक है, चालक है, धातु है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध कितना है, 0 है। तापक्रम वृद्धि करने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो T°C तक हमने तापक्रम को वृद्धि की और T°C पे बढ़ के उसका प्रतिरोध कितना हो गया, RT। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, ये परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 व T°C पर RT है। ठीक, तो तापक्रम वृद्धि करने पर प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, तो प्रतिरोध में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगी। ठीक, निम्न घटक पर निर्भर करती है। तो ये जो है किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोध में जो ये वृद्धि हो रही है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है, ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध। और दूसरा किस पर निर्भर करता है, तापक्रम वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है पहले प्रारंभिक प्रतिरोध पे कि उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध में जो ये परिवर्तन आ रहा है ना, तापक्रम परिवर्तन करने पे प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ,
प्रतिरोध बढ़ गया। तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन आ रहा है किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है तापक्रम वृद्धि पर निर्भर करता है कि तापक्रम में कितनी वृद्धि हो रही है। और तीसरा निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो इन पर ये निर्भर यहाँ पे करता है। ठीक, तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे एक नियतांक मिलता है, इसको अल्फा नॉट से दर्शाते हैं, और यही कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक या ताप गुणांक जिसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कहलाता है 0 डिग्री तापक्रम, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ठीक, अब यदि इसको हमको कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, अब इसको इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, तो इसको परिभाषित करते हैं, ये क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि है, तो प्रतिरोध वृद्धि प्रति कहां से वृद्धि हो रही थी, वास्तविक प्रतिरोध, वास्तविक या प्रारंभिक बोल सकते हो, प्रारंभिक प्रतिरोध। कब हो रही है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि। तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि, तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि करने पर प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में उसका प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक बोलेंगे। तो ये इसकी परिभाषा होती है। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई याद रखिएगा क्या होती है, ओम, ओम डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिखेंगे ओम प्रति ओम डिग्री सेल्सियस, ओम ओम कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी इकाई होती है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है यहाँ पे। हो गया, नोट कर लिए। इसके बाद में देखेंगे कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम सरलीकरण कर सकते हैं इस सूत्र का। तो इस सूत्र को हम कैसे सरलीकरण यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो डेल आर है, इसको हम ये क्या लिखे थे, आर टी माइनस आर नॉट। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है ये, आर टी माइनस आर नॉट। ठीक, तापक्रम में परिवर्तन है वो, और ये बराबर, सॉरी, ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा नॉट इंटू क्या होगा, आर नॉट टी हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी हो जाएगी। तो इससे हम किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पे, आर टी की। तो यदि हमको 0 डिग्री तापक्रम पर प्रतिरोध ताप गुणांक पता है, ठीक, प्रारंभिक प्रतिरोध पता है, तो कितने तापक्रम पर, कितने तापक्रम पर प्रतिरोध का मान कितना होगा, उसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। आइए समझ में। तो इसको नोट करिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो इसको आप पढ़ के आइए, अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इतना ही देखते हैं।